सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द चैनल द फार्मा वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलती है फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और भी बहुत कुछ। तो यार जैसा कि हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी, लेकिन बच्चों के जो है इक्वल रिस्पॉन्स की वजह से, यानी कि बच्चे जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यूनिट 2 स्टार्ट करो भैया, और कुछ कह रहे हैं कि यूनिट 3, तो कुछ बच्चे यूनिट 2 पे जा रहे हैं, कुछ यूनिट 3 पे। तो हमने जो है ये फैसला लिया है कि हम जो है यूनिट 2 और यूनिट 3 पैरेलल में लेके चलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम दोनों यूनिट को क्या है एक साथ कवर कर लेंगे। बस यार तुम अपने पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स दिखाते रहना, ठीक है ना। तो चलो यार, आज कौन सी यूनिट स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर में? यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो तुम्हारी है वो क्या है, दो चीज़ों से मिलके बनी हुई, यानी कि दो सिस्टम इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सिस्टम क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि स्किन के बारे में पढ़ेंगे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब कि स्किन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारा जो हड्डियों का ढांचा है उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और ये क्या है, सबके लिए जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसको जो है सब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वेलकम बैक द फार्मा वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि द स्किन, हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उसके बारे में क्या आज हम बात करेंगे। द इंटेगुमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्किन क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, यानी कि इंटेगुमेंट सिस्टम में होता क्या क्या है। तो इंटेगुमेंट सिस्टम में तुम्हारी स्किन होती है। सबसे पहले क्या होती है, हमारी त्वचा। हमारी बॉडी में जितनी भी स्किन है वो किसके अंदर आता है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर आता है। और स्किन में जो जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन यानी कि अदर्स ऑर्गन जो स्किन में प्रेजेंट है, यानी कि तुम्हारी त्वचा के अंदर प्रेजेंट है, उसको मिला के क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम में तुम्हारी दो चीजें हैं, एक तो स्किन है और स्किन के साथ जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। द स्किन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। अब जो तुम्हारी स्किन है, यानी कि तुम्हारी जो त्वचा है, उनमें मेनली जो है 3 लेयर पाई जाती है। मेनली क्या है, 3 लेयर पाई जाती है। द आउटर, यानी कि सबसे बाहरी लेयर जिसे तुम टच कर सकते हो, वो क्या है, एपिडर्मिस। सबसे बाहरी वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस किससे बल्कि बनी होती है, मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि तुम्हारी स्क्वामस यानी कि तस्तरी के समान जो है एपिथेलियम वाली सेल्स लगी हुई होती है। और स्ट्रैटिफाइड यानी कि वो कंपाउंड है, यानी कि बहुत सारी तस्तरी है। एपिडर्मिस में क्या है, बहुत सारी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, यानी कि बहुत सारी तुम्हारी तस्तरी के समान जो है सेल्स क्या है, अरेंज्ड है। और वो सबसे आउटर पार्ट में अरेंज्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो स्किन की सबसे पहली लेयर क्या है, एपिडर्मिस। मिडल वाली की, यानी कि तुम्हारी बीच वाली लेयर कौन सी है, उसको बोलते हैं डर्मिस। और डर्मिस किससे बन के बनी होती है, तुम्हारे फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, पिछले जिन्होंने जो है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू स्क्वामस एपिथेलियम ये समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, यूनिट 1 के जो है लेक्चर जाके देखेगा, तब जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करेगा। तो जो तुम्हारी डर्मिस यानी कि बीच वाली लेयर होती है, मिडल वाली, वो किससे मिलके बनी होती है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। और सबसे इनर वाली, यानी कि तुम्हारी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, तुम्हारी स्किन की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। या दूसरा नाम क्या है इसका, सब क्यूटेनियस लेयर, यानी कि क्यूटेनियस सबसे ऊपर वाली होती है और सब क्यूटेनियस यानी कि क्यूटेनियस की नीचे वाली। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि स्किन कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर की लेयर जिसे हम टच कर सकते हैं वो एपिडर्मिस होती है, और बीच में जो लेयर होती है उसे डर्मिस बोलते हैं, मिडल वाली को। और सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे। तो डर्मिस के नीचे वाली क्या होगी, हाइपोडर्मिस। तो सीक्वेंस याद रखना है, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किससे मिलकर बनी होती है, तुम्हारी एडिपोज टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, तुम्हारी जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होती है उसमें स्किन के अलावा क्या होता है, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स में होता क्या क्या, उन ऑर्गन्स में हेयर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि तुम्हारी जो स्किन है उसके अंदर जो हेयर्स निकले होते हैं, जो छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक्सेसरी ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं। तो हेयर्स हो गए। और हेयर के अंदर क्या होता है, हेयर रूट होता है, यानी कि जो तुम्हारा हेयर का स्ट्रक्चर है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हेयर रूट, यानी कि बालों की जड़। और हेयर शाफ्ट, यानी कि तुम्हारा ऊपर वाला जो बाल दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, हेयर शाफ्ट। हेयर फॉलिकल, यानी कि वो स्ट्रक्चर, दाने जैसा हेयर स्ट्रक्चर, हेयर फॉलिकल यानी कि वो दाने जैसा स्ट्रक्चर जो डेवलप करता है आगे चल के हेयर को, यानी कि बाल को जो बनाता है।
और फिर क्या है पिलाई एरेक्टर मसल, ये मसल क्या करती है, ये मसल क्या है खिंचाव वाली मसल होती है। क्या होती है खिंचाव वाली मसल। इन सब की जो है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे ही समझ लो ये क्या होती है खिंचाव वाली वो होती है कि कब जो है तुम्हारे बालों को जो है खींचना है, कब जो है उनको नॉर्मल पोजीशन में रोकना है, कब जो है तुम्हारी स्किन को जो है सिकुड़ना है। तो ये सब कौन करता है, पिलाई एरेक्टर मसल करता है। फिर क्या होता है सेबेसियस ग्लैंड, यानी कि वो ग्लैंड जो तुम्हारा जो है सेबेसियस यानी कि सीबम रिलीज करता है। सीबम मतलब क्या होता है वैक्स, जो वैक्स सिक्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या होता है स्यूडोरीफेरस ग्लैंड। स्यूडोरीफेरस ग्लैंड क्या करता है तुम्हारा स्वेट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, स्वेट रिलीज, यानी कि तुम्हें जो पसीना आता है वो किसकी वजह से आता है, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड। इन सब की बात हम डिस्कस में जो है आगे करेंगे। नेल्स, यानी कि यार स्किन के अंदर तुम्हें पता है नेल्स भी होते हैं, जैसे तुम्हारे हाथों में हो गए, पैरों में हो गए, यानी कि नाखून। और क्या होता है मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि ये जो है फीमेल में जो तुम्हारा स्वेट ग्लैंड होता है वही जो है फर्दर मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, मेमोरी ग्लैंड में, यानी कि फीमेल्स में क्या मिलता है मेमोरी ग्लैंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। हम नॉर्मल जो है इस डायग्राम से जो है समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्किन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो तुम्हें पता है कि सबसे ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, बीच वाली जो मिडल लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं डर्मिस, और सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये तो सबको याद हो गया, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। फिर हमने बात की थी किसकी, हेयर की। किसकी बात की थी, हेयर की। तो ये जो तुम्हें हेयर दिखाई दे रहा है ये क्या है, हेयर का साफ्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है हेयर साफ्ट। फिर तुम देख रहोगे इस हेयर साफ्ट में, जैसे तुम ये वाला हेयर देखो तो हेयर साफ्ट के अंदर जो तुम्हारा बीच वाला वो बेसल पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं हेयर रूट, यानी कि हेयर की जड़ जहां से वो हेयर निकलना क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। फिर तुम्हें दिख रहा होगा हेयर का फॉलिकल, यहाँ पे क्या होते हैं इसके बगल बगल में दिख रहे होंगे छोटे छोटे क्या फॉलिकल्स है, छोटे छोटे क्या फॉलिकल्स है। तो यही फॉलिकल्स क्या होते हैं डेवलप करते हैं एक हेयर को, यानी कि एक बाल को जो संरचना बनाती है वो ये हेयर फॉलिकल ही, एक छोटी सी सेल जो होती है वही क्या बनाती है, एक हेयर बनाती है। और हेयर के स्ट्रक्चर में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे हेयर रूट बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हेयर साफ्ट बोलते हैं। बात समझ में आएगी, डायग्राम से क्लियर भी हो रहा है, ठीक है ना। और मैंने फिर तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हारी एरेक्टर पिलाई मसल भी होती है। तो ये जो मसल दिख रही है तुम्हें एरेक्टर पिलाई मसल, ये मसल क्या करती है, ये मसल कनेक्टेड होती है तुम्हारी किससे, हेयर से। किससे कनेक्टेड होती है, हेयर सेल से। तो ये हेयर सेल्स को कब खींचना है, कब जो है सिकुड़ना है, यानी कि रोंगटे कब खड़े करने हैं, वो कब कौन डिसाइड करता है, एरेक्टर पिलाई मसल, क्योंकि इसके पास क्या होता है खिंचाव होता है। ये क्या करता है स्किन को कभी भी सिकुड़ सकता है और कभी भी जो है खींच सकता है। बात समझ में आएगी, सिंपल था, ठीक है ना। तो आगे चल के धीरे धीरे जो है बात और क्लियर होती जाएगी। अब हम पढ़ते हैं आगे। फंक्शन ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि तुम्हारा स्किन और स्किन के ऑर्गन्स जो है उनका काम क्या होता है, काम समझना है। पहला काम क्या है, प्रोटेक्शन। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी कैसे करता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन केमिकल फैक्टर से करता है। केमिकल फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे को जो है स्किन के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी केमिकल्स रिलीज होते हैं, यानी कि हमारे स्किन ऑर्गन्स और हमारी जो स्किन है उसके पास एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है, या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या कोई ग्लैंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करके हमें क्या है बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर दे। तो पहला केमिकल जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, सीबम। सीबम यानी कि ऑयल। सीबम में मेनली तुम्हारा क्या होता है, सीबम में मेनली तुम्हारा वैक्स होता है। क्या होता है, वैक्स। वैक्स हो गया या फिर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन वाली चीजें होती है। बात समझ में आ रही है, यानी कि तुम्हारे फैटी एसिड ये सब क्या होते हैं, सीबम में होते हैं। फ्रॉम द सेबेसियस ग्लैंड, और ये भी याद रखना है कि सीबम कहां से निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या होता है, इस स्लाइटली एसिडिक, यानी थोड़ा सा क्या होता है, ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। पास में हमारे थोड़ा सा क्या होता है, खट्टा होता है। रिटार्डिंग बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, यानी कि हमारी स्किन पे अगर कोई बैक्टीरिया आके कॉलोनी बनाने लग जाए, यानी कि अपना घर बनाने लग जाए, तो ये सीबम क्या बोलेगा, निकलने यहाँ से, यानी कि यहाँ पे कॉलोनी नहीं बनाने देगा, यानी कि बैक्टीरिया को क्या कर देगा, भगा देगा। यानी कि ये केमिकल क्या कर देगा, बैक्टीरिया की ऐसी तैसी कर देगा। बात समझ में आएगी, सिंपल था। दूसरा केमिकल जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो क्या है, स्वेट, यानी कि पसीना। तो स्वेट मैंने बता दिया, याद कर लेना सब क्या, कि ये कौन से ग्लैंड से निकलता है, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा सा हाइपरटोनिक होता है, यानी कि अगर इसकी कंसंट्रेशन देखोगे तो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, स्वेट की, पसीने की ज्यादा होती है। एंड कैन फ्लश ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया ऑन द स्किन सरफेस। तो ये क्या करता है, अगर कोई बैक्टीरिया हमारी स्किन सरफेस पे आता है तो उसको क्या करता है, फ्लश ऑफ, यानी कि साफ कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है नाजिम, साफ कर देता है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। तीसरा क्या है, मेलेनिन। तीसरा क्या है,
मेलेनिन। तो मेलेनिन को हम स्किन पिगमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की स्किन डार्क है या किसी की स्किन वाइट है, तो किसी की स्किन जो डार्क होती है वो किस पिगमेंट की वजह से होती है? मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होती है, क्योंकि उनकी स्किन में क्या होता है? मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बन रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो कलर प्रोवाइड जो स्किन को करती है वो कौन सी पिगमेंट करती है? मेलेनिन पिगमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्किन पिगमेंट बोलते हैं। और ये मेलेनिन कहां से निकलता है ये भी याद रखना है, मेलेनोसाइट सेल से, तभी इसका वर्ड क्या है? मेलेनिन। तो ये किस सेल से निकलता है? मेलेनोसाइट से। और इसका काम क्या होता है? अवॉइड करता है ये एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द स्किन लेयर, यानी कि हमारी स्किन की डिफरेंट जो लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, इससे अगर कोई अल्ट्रावायलेट रे आके पेनिट्रेट करने लग जाए, यानी कि यूवी रेडिएशन आके बोले कि मैं स्किन के अंदर घुसूंगी, तो मेलेनिन क्या बोल देगा? भाग जाए यहाँ से, मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। तो मेलेनिन क्या करता है? यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ गई? सिंपल था। अब फिजिकल फैक्टर इन द स्किन, यानी कि तुम्हारा जो है फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो पहला तो केमिकल से हम बच गए, कुछ केमिकल्स हमारी स्किन में रिलीज हो रहे थे। अब कुछ फिजिकल फैक्टर, यानी कि कुछ भौतिक ऐसी चीजें जो स्किन को क्या कर सकती है? प्रोटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इन एपिडर्मिस, यानी कि जो तुम्हारी एपिडर्मिस की लेयर होती है, सबसे बाहर लेयर होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है, जो कि क्या होता है? लेयर प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारी सेल्स क्या होती है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, तस्तरी समान, जो क्या करती है? हमें प्रिवेंट करती है मोस्ट बैक्टीरिया इन्वेजन, यानी कि बैक्टीरिया को अंदर घुसने से क्या करती है? रोकती है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स में होता है, बहुत सारे लेयर्स में होता है, तो बैक्टीरिया जल्दी से इन्हें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? सिंपल था। फिर दूसरा क्या होती है? कैरोटिनॉइड सेल। कैरोटिनॉइड सेल इन द स्ट्रेटम कॉर्नम लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ये तुम बाद में पढ़ोगे, याद रख लो अभी कि एपिडर्मिस पे भी 3-4 लेयर होती है। तो एपिडर्मिस की सबसे जो टॉप की लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर कैरोटिनॉइड सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कैरोटिनॉइड सेल प्रेजेंट होती है, जो प्रोवाइड करती है फिजिकल बैरियर अगेंस्ट मोस्ट इन्वेजन, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ तुम्हारी सेल्स में घुसना चाहेगा तो कैरोटिनॉइड सेल उसे घुसने नहीं देगी। बात समझ में आ गई? यानी कि फिजिकल फैक्टर में तुम्हें क्या याद रखना है? एक तो स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम हमें बचाती है, और दूसरा क्या है? कैरोटिनॉइड सेल हमें बचाती है। बात समझ में आ गई? सिंपल था। फिर क्या है तुम्हारा? बायोलॉजिकल फैक्टर इन द स्किन, यानी कि तुम्हारी स्किन में केमिकल्स और फिजिकल प्रोटेक्शन के अलावा बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी होती है। बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारी स्किन के अंदर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस। जैसे कि मैक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेस मतलब खाना। तो ये क्या होती है? मैक्रोफेजेस क्या करती है? बड़ी बड़ी सेल्स होती है, जो कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल आता है उसको क्या कर जाती है? खा जाती है और बॉडी के अंदर घुसने नहीं देती है। तो व्हाइट ब्लड सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है मोस्ट इन्वेडेड बैक्टीरिया, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया अंदर घुसने जा रहा होगा तो ये मैक्रोफेज उसे खा जाएगी। एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसी WBC मैक्रोफेज हमारे को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट बैक्टीरिया से। तो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा क्या है तुम्हारा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब तो सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है, जैसे अमोनिया, यूरिया, एक्सेसिव सॉल्ट, ये एलिमिनेट कर दिया जाता है स्वेटिंग के जरिए। यानी कि हमारी स्किन में जो स्वेटिंग होती है, उस स्वेटिंग में जो तुम्हारा सब्सटेंस निकलता है, वो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, एक्सेसिव सॉल्ट हो गया, ये सब किसके जरिए एक्सक्रीट हो जाता है? स्वेटिंग के जरिए, यानी कि पसीनों के जरिए तुम्हारी बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। बात समझ में आएगी? सिंपल है। फिर क्या है तुम्हारा? तीसरा, बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है, जब हम स्वेटिंग करते हैं, यानी कि जब हमें पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि स्वेटिंग में जो स्वेट ग्लैंड जब स्वेटिंग करता है तो क्या करता है? वो एवोपरेशन करता है, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस को क्या है? भाप के रूप में हल्का हल्का क्या करता है? बाहर करता है। तो बाहर करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है? कूलिंग मिलती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से हीट लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट लॉस। तो स्वेटिंग क्या होती है? मेन मकसद ही होता है स्वेटिंग बाय द स्वेट ग्लैंड प्रमोट एवोपरेशन, यानी कि तुम्हारे एवोपरेशन को करता है ये, रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ एक्सेसिव बॉडी हीट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर का जो गर्मी है, हीट को वो स्वेटिंग के जरिए निकाल दिए जाते हैं और बॉडी को क्या करते हैं? कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर क्या है? 2 मैकेनिज्म भी हमारी स्किन के पास, एक वासो कंस्ट्रिक्शन और एक वासो डायलेशन। वासो कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि स्किन के अंदर तुम्हारे जो वेसल है, स्किन के अंदर जो तुम्हारी वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या हो गई? उसका जो
कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? दबना। तो जो वेसल थी वो वेसल क्या हो गई? नैरो हो गई। अभी चौड़ी है मान लो, फिर ये वेसल क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और बाहर वाली वेसल क्या होगी? गायब हो गई। तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो तुम्हारी स्किन के अंदर की जो वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा? पतली होने से एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो खून तेजी से बहेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारी स्किन के अंदर तेज हो जाएगा। तो जब खून तेजी से बहेगा तो गर्मी मिलेगी ना, बात समझ में आ रही है? तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन के जरिए क्या करते हैं? हम हीट को क्या करते हैं? लेस लॉस करते हैं, यानी कि हमारे के अंदर क्या होते हैं? हीट को बचा के रखते हैं। वहीं अगर वासो डायलेशन की बात करें तो वेसल्स क्या करके डायलेट करगी, यानी कि वेसल्स क्या कर जाएंगे? अब ये जो छोटी छोटी वेसल्स होंगी वो क्या कर जाएंगी? फैल जाएंगी, यानी कि अपने एरिया को क्या कर लेंगी? बढ़ा लेंगी। अब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से क्या होगा? तुम्हारा जो ब्लड है वो आराम आराम से बहेगा। आराम आराम से बहेगा तो ब्लड में गर्मी नहीं आएगी, खून में गर्मी नहीं आएगी। तो खून में गर्मी नहीं आएगी तो कोई भी तुम्हारा जो है हीट लॉस क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हीट लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वासो कंस्ट्रिक्शन क्या करता है? वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है जिस वजह से हीट लॉस बढ़ जाता है। वासो डायलेशन यानी कि वेसल डायलेट कर जाती है जिस वजह से हीट लॉस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल था। तो इसे पढ़ लो, वासो कंस्ट्रिक्शन बाय आर्टरी स्मॉल आर्टरी इन द डर्मिस लेयर, यानी कि तुम्हारी बीच वाली जो लेयर होती है स्किन की उसमें क्या होती है? स्मॉल आर्टरीज प्रेजेंट होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। तो उसका क्या हो जाता है? स्मॉलर सरफेस एरिया, यानी कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी कि दब जाती है, जिसकी वजह से एरिया कम हो जाता है, और उससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन लेस हीट लॉस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हीट लॉस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वहीं वासो डायलेशन में उल्टा कर लोगे, ग्रेटर हीट लॉस, यानी कि हीट लॉस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बात समझ आएगी? फिर क्या है तुम्हारा? क्यूटेनियस सेंसेशन। इसका मतलब समझो, अब तुम्हारी जो डर्मिस की लेयर होती है, तुम्हारी जो डर्मिस के लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? नर्व रिसेप्टर्स, यानी कि तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब वो न्यूरॉन्स जो डर्मिस यानी कि मिडल वाली स्किन की लेयर में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, नर्व्स प्रेजेंट है, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं। और रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं? सेंसेशन, जैसे कि हीट, कोई गर्मी है मान लो, एकदम से तवा जो है, तवे पे तुमने हाथ रख दिया तो तुम्हें फील हो जाता है। तो फील क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी जो स्किन की बीच वाली लेयर है डर्मिस, उसमें क्या होते हैं? नर्व रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही कोल्ड का एहसास, ठंडी का एहसास, पेन यानी कि दर्द का एहसास, प्रेशर यानी कि तुम्हारे दबाव का एहसास, एंड द टच यानी कि तुम्हारा जो किसी ने भी टच किया उसका एहसास, यानी कि फील वाला एहसास। अलाउिंग द बॉडी टू बी अवेयर ऑफ दीज स्टिमुलाई, ये सारे जितने भी स्टिमुलस है, यानी कि इनका उद्दीपन का पता होना, स्टिमुलस का पता होना, ये किससे पता चलता है? तुम्हारी स्किन के अंदर प्रेजेंट नर्व रिसेप्टर से। बात समझ में आएगी? सिंपल था। फिर क्या है तुम्हारा? विटामिन डी सिंथेसिस, यानी कि जो तुम्हारा विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है, उसकी भी सिंथेसिस कैसे होती है इसको समझ लो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द सनलाइट एक्टिवेट अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द एपिडर्मिस लेयर, यानी कि जब यूवी रे तुम्हारी स्किन पे पड़ती है तो स्किन में जो सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, उसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन से ये फायदा होता है कि तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है एपिडर्मिस में जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो मॉडिफाई कर जाता है। मॉडिफिकेशन करके क्या बना लेता है? विटामिन डी बना लेता है, यानी कि विटामिन डी बना लेता है। और विटामिन डी मिल गया तो भाई साहब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि हमें कैल्शियम मिल गया। तो सिंपल से यहाँ पे एक बार फिर समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारी स्किन की जो सबसे बाहर वाली लेयर है क्या? एपिडर्मिस। उस एपिडर्मिस पे जब यूवी रे पड़ेगी तो यूवी रे पड़ने से क्या होगा? उस एपिडर्मिस में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। किसकी वजह से? उस यूवी रेडिएशन के पड़ने की वजह से। तो कोलेस्ट्रॉल जब अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है तो क्या बना देता है? विटामिन डी बना देता है। अब विटामिन डी अगर बन गया तो भाई साहब कैल्शियम बन गया। बात समझ में आ गई? सिंपल था। फंक्शन ऑफ द स्किन, यानी कि तुम्हारे स्किन के मेन अब क्या काम निकले। सबसे पहला मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी कि बाहर के एनवायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी के एनवायरमेंट को बना के रखना है। किसका काम होता है? स्किन का काम होता है। बात समझ में आ रही? सिंपल था। प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी खतरनाक चीजें, जहरीली सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में ना घुस सके, ये भी कौन बचाता है? स्किन बचाता है। सिंपल था। फिर क्या है तुम्हारा? प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि पानी का बचाव भी कौन करता है? हमारी बॉडी से बाहर ना जाए, ये भी कौन करता है? स्किन करता है। सिंपल सा था। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से भी कौन बचाता है? स्किन बचाता है। कब हीट लॉस करनी है, कब हीट गेन करनी है, ये सब कौन करता है? डिसाइड, स्किन डिसाइड करता है। फिर क्या है? कंटेन नर्व रिसेप्टर फॉर वेरियस सेंसेशन, यानी कि हमने पढ़ा है ना स्किन के अंदर क्या होते हैं? नर्व रिसेप्टर होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं? वेरियस सेंसेशन, गर्मी, ठंडी, इन सब का एहसास दिलाते हैं। फिर क्या है? सिंथेसिस केमिकल सब्सटेंस सच एज केराटिन, मेलेनिन एंड विटामिन डी। हमारी जो स्किन होती है उसमें केराटिन सब्सटेंस बन रहा है जिसकी वजह से बाल बनता है। फिर क्या है? मेलेनिन बन रहा है, यानी कि वो पिगमेंट जो तुम्हारी स्किन को डार्कनेस प्रोवाइड करता है। और विटामिन डी जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का मॉडिफिकेशन से बन रहा था। तो ये सब कहाँ पे बन रहा है? ये सब बन रहा है स्किन के अंदर। फिर क्या है तुम्हारा? एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल सच एज अमोनिया, यूरिया एंड साल्ट। अब हमने पढ़ा ना स्किन क्या करती है? स्वेटिंग करती है, पसीना निकालती है। उस पसीने के जरिए अमोनिया, यूरिया, साल्ट, ये फालतू जितने भी सब्सटेंस उसको बाहर कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। सिंपल था। प्रोड्यूस स्किन पिगमेंट मेलेनिन
इन द एपिडर्मिस एंड हेयर टू अवॉइड एक्सेसिव पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन। ये भी क्या बोल रहे हैं, वही कि तुम्हारा जो स्किन पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो एपिडर्मिस में होता है ना, और वो फिर मेलेनिन हमें क्या करता है, पेनिट्रेशन से बताता है। किसके पेनिट्रेशन से, यूवी रेडिएशन के पेनिट्रेशन से। तो ये सब किसके काम हो गए, स्किन के अंदर प्रेजेंट जितनी भी चीजें उन सबके काम हो गए, यानी कि स्किन के फंक्शन हो गए, ठीक है ना। अब एक एक करके जो है हम लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली वाली लेयर क्या थी तुम्हारी, एपिडर्मिस। सबसे पहली वाली लेयर क्या थी, एपिडर्मिस। तो यार एपिडर्मिस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे ऊपर वाली लेयर क्या थी, एपिडर्मिस, और बीच वाली लेयर क्या थी, डर्मिस, और उससे नीचे वाली लेयर क्या थी, हाइपोडर्मिस। याद आ गया, सबसे नीचे वाली लेयर क्या थी, हाइपोडर्मिस, और बीच वाली क्या थी, डर्मिस। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है तुम्हारी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस के भी जो है ना तुम्हारे 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट। कि एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसल। बेसल मतलब नीचे वाला, बेसल मतलब बेस जो बना के रखता है। तो एपिडर्मिस का बेस कौन बनाता है, स्ट्रेटम बेसल। उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटम स्पिनोसम। क्या नाम है, स्ट्रेटम स्पिनोसम। और उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटम ग्रैनुलेसम। स्ट्रेटम ग्रैनुलेसम। तो सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम बेसल, फिर उसके ऊपर वाली स्ट्रेटम स्पिनोसम, और उसके बाद क्या है, स्ट्रेटम ग्रैनुलेसम, और सबसे ऊपर जो है वो क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे ऊपर वाली क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये चारों लेयर मिलके एपिडर्मिस की लेयर बनाती है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा, ठीक है ना। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एपिडर्मिस बीइंग मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एपिडर्मिस किससे मिलकर बनी होती है, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम से या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। देयर इज नो ब्लड वेसल। अब ये भी याद रखना कि एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स कोई भी जो है ब्लड वेसल के थ्रू नहीं होता है। तो न्यूट्रिएंट्स कहां से आएंगे फिर, तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द आर्ट्रियोल्स इन द डर्मिस लेयर। तो तुम्हारी जो बीच वाली लेयर है, डर्मिस लेयर, वहां पे क्या होते हैं, आर्टरीज के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। वो आर्ट्रियोल्स ही क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं एपिडर्मिस में, यानी कि वही क्या करते हैं, डिफ्यूज अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ क्या करते हैं, वो भेजते हैं न्यूट्रिएंट को इनटू द एपिडर्मिस लेयर। बात सिंपल थी, ठीक है। स्पेशली टू द स्ट्रेटम बेसल एंड स्पिनोसम लेयर। और हमें पता है एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर क्या है, स्ट्रेटम बेसल। तो अगर डर्मिस वाली लेयर न्यूट्रिएंट ऊपर भेज भी रही है तो सबसे पहले किसको भेजेगी, स्ट्रेटम बेसल को। उसके बाद वाली लेयर स्पिनोसम लेयर को। ऊपर वाली में बहुत मुश्किल है कि न्यूट्रिएंट पहुंच पाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्यूबोइडल सेल्स एट द स्ट्रेटम बेसल, यानी कि तुम्हारी एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर, उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं से जर्मिनेट हो रही है एपिडर्मिस की लेयर। तो वो क्या होती है, क्यूबोइडल सेल होती है, यानी क्यूबोइड शेप होती है। वो लेयर क्या करती है, रिसीव करती है सारा नरिशमेंट किससे, नीचे वाली बीच वाली लेयर डर्मिस लेयर से। बात सिंपल है, ठीक है। दीज सेल रिप्रोड्यूस रैपिडली यूजिंग माइटोसिस, और ये सेल बार बार अपने आप को रिप्लेस करती है माइटोसिस करके। न्यू डॉटर सेल विल बी पुश्ड अपवर्ड इनटू हायर लेयर एंड दे बिकम फ्लैटेंड, दे मूव अपवर्ड। अब बात ये है कि जब रिप्लेसिंग ऑफ सेल्स हो रही है तो जो स्ट्रेटम बेसल की सेल जब रिप्लेस होती है ना, तो जो नई सेल बनती है वो नई सेल क्या करती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। नई सेल क्या करती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, और ऊपर की जो बाकी लेयर थी, यानी कि स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये सब क्या है, बनाती है। बात हमारी सिंपल है। Squamous cells moving upward in the epidermis receive less and less nutrient as diffusion distance increase। अब जो तुम्हारी ऊपर की सेल है जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलेसम, इनमें तो क्या है, डिफ्यूजन बहुत दूर तक पहुंचाना है, यानी कि खाना पीना जो है बहुत दूर तक पहुंचाना है, तो उन तक पहुंचाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बाय द टाइम दे फॉर्म स्ट्रेटम कॉर्नियम द सेल्स आर डेड एंड विल बी शेड ऑफ फ्रॉम द स्किन। तो होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है तुम्हारे स्ट्रेटम बेसल तक पहुंच जाता है, फिर स्पिनोसम तक भी पहुंच जाएगा, हद मार के यार ग्रैनुलेशन तक भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम एक ऐसी लेयर हो जाती है जिस तक कोई न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं रहा। जब उस पर कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच रहा तो वो सेल क्या कर जाती है, फिर डेड कर जाती है, यानी कि मर जाती है। अब वो सेल डेड करके क्या हो जाती है, बिखर जाती है, टूट फूट हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, फिर निकल जाती है। फिर वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाती है। रिप्लेस होने से क्या होता है, फिर दोबारा ग्रैनुलोसम किसको बनाने लग जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम को बनाने लग जाता है। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी कि जो तुम्हारी ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, सेल्स जो होती है उसमें डेड होती है, यानी कि वो क्या कर जाती है, सेट ऑफ कर जाती है, स्किन से बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया। तो एपिडर्मिस का कंसेप्ट बहुत आसान है।
एपिडर्मिस सेल इन स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम, यानी कि जो तुम्हारी ऊपर वाली है, अंडरगो कैरेटिनाइजेशन टू प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन, यानी कि जो तुम्हारी ऊपर वाली दो लेयर है ग्रैनुलोसम और कॉर्नियम, वो क्या करती है, कैरेटिन बनाती है। कौन सा प्रोटीन बनाती है, कैरेटिन। और वो कैरेटिन क्या करता है, अलाउइंग दीज सेल्स टू बी टफ एंड वाटर प्रूफ, वो क्या करता है, ऊपर की स्किन को वाटर प्रूफ बनाता है और टफ बनाता है, यानी कि टफनेस प्रोवाइड कौन करता है, ये कैरेटिनिज सब्सटेंस करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दीज सेल आर नाउ कॉल्ड कैरेटिनोसाइट where they develop desmosome between the cells and allow to epidermis to become strong and physical barrier। अब ये जो ग्रैनुलोसम और कॉर्नियम जो है किसको बना रही है, कैरेटिन सेल को बना रही है, तो उस सेल को क्या बोल देते हैं, कैरेटिनोसाइट सेल बोल देते हैं। और वो सेल क्या करती है, आपस में क्या करती है, डेस्मोसोम्स बना लेती है। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। डेस्मोसोम क्या होती है, सीमेंटिंग लेयर होती है, यानी कि ये कैरेटिनोसाइट सेल क्या करती है, कैरेटिनोसाइट आपस में क्या कर जाती है, सैंडविच की तरह जुड़ जाती है, ताकि कोई भी जो है बाहर से कोई चीज अंदर ना आ सके। तो फिजिकल बैरियर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्किन को ये जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। बात समझ में आएगी, सिंपल। तो 4 लेयर ऑफ सेल्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस सेल। तो याद करा दिया मैंने यार, क्या एपिडर्मिस की जो 4 लेयर होती है, सबसे बेसल वाली यानी कि सबसे नीचे वाली वो कौन होती है, स्ट्रेटम बेसल। उसके ऊपर वाली क्या होती है, स्ट्रेटम स्पिनोसम। उसके ऊपर कौन सी होती है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। और सबसे टॉप पे जो डेड हो जाती है, जो मर जाती है और रिप्लेस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। In the palms and soles, an extra layer beneath the stratum corneum form called as stratum lucidum। ये भी याद रखना कि जो तुम्हारा stratum lucidum है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जो stratum corneum के अलावा प्रेजेंट होती है, यानी कि stratum corneum के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। उसका नाम क्या है, stratum lucidum। तो ये याद रखना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये तुम्हारे पाम्स और सोल्स में, यानी कि तुम्हारे हथेलियों में और पैर के तलवे में पाई जाती है। बात समझ में आ गई, सिंपल था। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज मेलेनोसाइट इन द स्ट्रेटम बेसल लेयर प्रोड्यूस द स्किन पिगमेंट मेलेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेलेनिन पिगमेंट है वो हमें पता है मेलेनोसाइट सेल बनाती है। अब ये पूछा जाएगा कि वो मेलेनोसाइट जो स्पेशल सेल है जो मेलेनिन पिगमेंट बना रही है वो प्रेजेंट कहाँ होती है। तो ये तो तुम्हें पता था कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस में भी कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे नीचे वाली लेयर स्ट्रेटम बेसल में प्रेजेंट होती है। बात समझ में आएगी, सिंपल था। द नंबर ऑफ मेलेनोसाइट एंड द अमाउंट ऑफ मेलेनिन प्रोडक्शन आर जेनेटिकली इनहेरिटेड, यानी कि किस की बॉडी के अंदर कितना मेलेनिन पिगमेंट बनेगा, उसका अमाउंट क्या होगा, ये क्या होता है, जेनेटिकली डिसाइड होता है। यानी कि तुम्हारे पूर्वज से जो इनहेरिटेशन होती है, जो भी तुम्हारे वंशागत आता है, यानी कि इनहेरिटेड चीज होती है, उससे क्या होता है, ये डिसाइड होता है। बात समझ में आ गई, सिंपल था, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी लेयर अपनी, बीच वाली मिडल लेयर, यानी कि डर्मिस। तो डर्मिस यार हम पहले बात कर चुके हैं, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन आर्ट्रियोल फॉर सप्लाइंग न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ग्लूकोज वाटर एंड स्ट्रक्चर एंड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में तो कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वो क्या बनाती है, आर्ट्रियोल्स बनाती है। और वो डर्मिस को क्या प्रोवाइड करती है, सारे सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाना पीना प्रदान करती है। और ये खाना पीना फिर ट्रांसफर करते हैं किसको, एपिडर्मिस को। बात समझ में आ गई, सिंपल था। ऑल्सो कंटेन पिलाई इरेक्टर मसल। बताया था ना कि डर्मिस के अंदर एक मसल होती है जिसको क्या बोलते हैं, पिलाई इरेक्टर मसल होती है। ये मेनली क्या होती है, स्केलेटल मसल, और अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, यानी कि हमारी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं करती है। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिंकल द स्किन, यानी कि स्किन को कब सिकुड़ना है वो कौन डिसाइड करता है, पिलाई इरेक्टर मसल। एंड इरेक्ट द हेयर, कब जो है तुम्हारे रोंगटे खड़े करने हैं, कब हेयर्स को जो है हिलाना है, इरेक्ट करना है, वो भी कौन डिसाइड करता है, पिलाई इरेक्टर मसल। यानी कि पिलाई इरेक्टर मसल याद रखना कि हेयर्स की जो जड़ होती है ना, बालों की जो जड़ होती है, उन पे क्या ये कनेक्टेड होती है, और इसके पास क्या होता है, खिंचाव वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि क्या करती है, उनको खींच के रखती है। तो जब भी स्किन को रिंकल करना होगा, यानी कि सिकुड़ना होगा, तो कौन करेगा, और तुम्हारे हेयर्स को खड़ा करना होगा, इरेक्ट करना होगा, तो कौन करेगा, पिलाई इरेक्टर मसल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तुम्हारी बीच वाली लेयर डर्मिस में, ठीक है ना। और डर्मिस के अंदर नर्व्स होते हैं, मैं पहली बात कर चुका हूँ, क्या होते हैं, इन पे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकता है कोई भी सेंसेशन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच, पेन, दर्द का एहसास, ये सब कहाँ से होते हैं, नर्व्स से। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस में। और डर्मिस में क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। हेयर फॉलिकल्स यानी कि हेयर के वो दाने, यानी कि छोटी छोटी सेल्स जो आगे चल के क्या बनाते हैं, हेयर का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि मैच्योर हेयर्स बनाते हैं, जो बालों का निर्माण करते हैं, वो ये हेयर फॉलिकल्स ही करते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या है, डर्मिस में जो है सेबेसिस ग्लैंड भी कहाँ पे होता है, ये भी याद रखना, डर्मिस में होता है। और हमें पता है सेबेसिस ग्लैंड क्या करता है, सीबम रिलीज करता है, वैक्स रिलीज करता है। और ये भी याद रखना, जो डर्मिस होता है उसके अंदर स्यूडोरिफेरस ग्लैंड भी होता है, जो सिक्रीट करता है क्या, स्वेट। तो स्वेट ग्लैंड का नाम याद रखना, स्यूडोरिफेरस ग्लैंड। और ये दोनों ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस में, यानी कि तुम्हारी बीच वाली
लेयर में, ठीक है ना। और सबसे लास्ट लेयर क्या है तुम्हारी, हाइपोडर्मिस, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर। तो इसमें क्या होता है, मेनली एडिपोज टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कोलाजन इलास्टिक फाइबर इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड क्यूटिनियस विद द फाइबर्स इन द डर्मिस लेयर, यानी कि यहाँ पे जितने भी तुम्हारे कोलाजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू सर्व एज अ हीट इंसुलेटर अगेंस्ट कोल्ड क्लाइमेट एंड फैट स्टोरेज। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारी सबसे नीचे वाली लेयर, जो क्या करता है, फैट की स्टोर करता है, फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। और हीट इंसुलेटर अगेंस्ट कोल्ड क्लाइमेटिक, यानी कि ठंडे इलाकों में क्या करता है, ये हीट का इंसुलेटर की तरह, यानी कि ठंडे इलाकों से बचने के लिए कौन काम करता है, यही काम करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, फैट, और फैट को जब हम तोड़ेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड होगी, हीट। बात समझ में आ रही है, सिंपल था। लूज कनेक्टिव टिश्यू अलाउ द स्किन टू बी बाउंड विद द अंडरलाइंग मसल, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारी अंदर वाली जितनी भी मसल्स है तो उन मसल्स को कनेक्ट करके कौन रखेगा, तुम्हारी स्किन की सबसे नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में भी कौन से टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो तुम्हारे अंदर जितने भी मसल्स है, विसरल ऑर्गन्स है, उनको क्या करता है, पकड़ के रखता है। बात समझ आ रही है, सिंपल है। ऑल्सो कंटेन लार्ज ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वीन्स। और जितनी भी तुम्हारी लार्ज वेसल्स यानी कि तुम्हारी आर्टरीज और वीन्स है वो सबसे पहले किसको टच करेंगे, तुम्हारी अंडर वाली स्क्रीन को, तुम्हारी स्किन के अंदर वाली लेयर हाइपोडर्मिस को। बात समझ आ रही है, सिंपल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है लेक्चर को हम समाप्त करते हैं।